Assalamu alaikum, welcome to another video. I am Ahmed Raza, Head of English Proficiency Tests at Edify Group of Companies. आज की वीडियो में ऑक्सफोर्ड ELLT के स्पीकिंग के जो थर्ड पोर्शन है उसके ऊपर बात करूँगा। सिर्फ ये कुछ 15 से 16 क्वेश्चंस हैं जो आपने प्रिपेयर कर लेने हैं और यही वो आपके ऐसे में से पूछते हैं। लोग अपने ऐसे को अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते जिसकी वजह से फिर बाद में मामला ख़राब होते हैं, वो विदहेल्ड हो जाता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है और इतना कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा कि लोग ना गलत चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए, शुरू में वो क्या पूछेंगे और जर्नल क्वेश्चनिंग में मुझे क्या बताना चाहिए, जबकि जर्नल क्वेश्चनिंग में वो सिर्फ आपको चेक कर रहे होते हैं कि सिर्फ वो क्रॉस चेक कर रहे होते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन को, आपका पासपोर्ट, उसके ऊपर आपका नाम, आपकी फैमिली नेम, वो आपके स्पेलिंग पूछ लेते हैं फैमिली नेम के, दे आर जस्ट क्रॉस चेकिंग इट। या ज़्यादा से ज़्यादा वो ये पूछ लेते हैं कि आप किस सिटी से हैं और आप यूके क्यों जाना चाहते हैं, विच इज़ अगेन अ जेनेरिक क्वेश्चन। द फर्स्ट part is just the checking part, you would say. The actual you can say the marking starts happening from the second part, which is your presentation, and then there's a third part in which they will ask the questions from your essay that you wrote, and in the last they're going to ask you about the picture description, the image description. So these are the three portions where actual marking happens, so you need to pay attention on that. I have already made a video, a very detailed one, on how to describe a picture. You can watch that first if you are confused about it. It's a elaborative one and I've shown it with an example. तो वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिल जाएगी। प्रेजेंटेशन के ऊपर भी ऑलरेडी मैं मल्टीपल टाइम्स वीडियो बना चुका हूँ। इनफैक्ट इस पे भी बना चुका हूँ कि चैट GPT को यूज़ करके आपने प्रेजेंटेशन कैसे प्रिपेयर करनी है और फिर उसके बाद रिसोर्सेज सर्च करके उसको कंबाइन कैसे करना है और कैसे आपने प्रेजेंटेशन देनी है। आज मैं उस सेंट्रल पोर्शन की बात करूंगा जो प्रेजेंटेशन और डिस्क्रिप्शन के दरमियान में लाई करता है, जिसमें वो आपके ऐसे में से क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं ये देखने के लिए कि ये आपने खुद लिखा है या नहीं, या आपको इसके बारे में कितना पता है, या आप उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग में जस्टिफाई कर पाओगे कि नहीं। और लोग अक्सर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। देखो, क्वेश्चंस पे तो अभी हम जाएंगे और मैं आपको क्वेश्चन दिखा भी दूंगा और मैं बताऊंगा भी कि कैसे इसको प्रिपेयर करना है। लेकिन सबसे पहले जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि आपकी राइटिंग और आपकी स्पीकिंग में आपने गैप को मिनिमाइज़ करना है। आपकी राइटिंग अगर बहुत अच्छी है, फ्लुएंट है, उसमें कोहेजन अच्छी है, वोकैबुलरी अच्छी यूज़ हुई है, आइडियाज़ अच्छे यूज़ हुए हैं, लेकिन जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हो, आप डिस्क्राइब कर रहे हो, तो आप उस तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे, तो प्रॉब्लम आता है। अगर हम विदहेल्ड की बात करें तो विदहेल्ड किसी एक पोर्शन पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा नहीं है कि आपने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी कर ली और उसके बाद वाले दो पोर्शन आपने अच्छे नहीं किए तो आप विदहेल्ड नहीं हो पाओगे। विदहेल्ड होने का या फिर बैन होने का जो एक कह लो कि वजह बनती है, उसका डिफरेंस है। व्हेन द डिफरेंस इज़ अ लॉट बिटवीन योर स्पीकिंग एंड योर राइटिंग, दैट इज़ व्हेन यू गेट विदहेल्ड एंड यू हैव टू अवॉइड दैट. The one way to avoid it is that you need to prepare the essay really well, that you need to know how to prepare the presentation and give it in a decent manner. It's not about using fancy words, it's just about the confidence and the ease with which you can speak. अगर उनको ऐसा लगे कि आप अननेचुरल तरीके से बात कर रहे हो, आप मेमोराइज आंसर दे रहे हो, तो प्रॉब्लम आता है। तो मेरा जो डिस्क्लेमर होगा इन क्वेश्चंस को दिखाने से पहले वो यही होगा कि डू नॉट मेमोराइज दीज आंसर्स, प्लीज़ just take an idea from that and try to answer them in your own way, and that is when you can have a lot of value into it and you can benefit from this content. So let's get started with the question. As you can see on the screen now, it's starting from the question number 3. The first two questions are about your summary of the essay, and then what was it about, just a generic overview. So for the summary part you have to memorize you have to know what you actually wrote in that essay. उसमें if there were two sides, so did you balance it, did you take one side? Certain times ऐसे आते हैं कि जिसमें वो एक साइड की बात करते हैं कि आपने चूज़ कर लेना है और उसके ऊपर पॉइंट्स देने हैं। तो आपके जो बॉडी पैराग्राफ होंगे ऐसे के दोनों, उसमें एक ही पॉइंट के एक ही साइड के ऊपर दो पॉइंट्स की बात की गई होगी। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऑक्सफोर्ड के अंदर जो ऐसे आता है वो बैलेंस्ड ऐसे आता है, जिसमें उन्होंने एडवांटेज डिसएडवांटेज को बैलेंस करने के लिए कहा होता है, प्रोज कॉन्स को बैलेंस करने के लिए कहा होता है। एक ही चीज़ के उन्होंने फ़ायदे और नुकसान दोनों पूछे होते हैं, विच इज़ रिलेटिवली ईजियर। तो समरी वाले पार्ट के अंदर इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आपको ये याद हो कि आपने उसमें क्या चीज़ें बात की थी। एज इन अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको रट्टा लगा लो, लेकिन एटलीस्ट जैसे मैंने खुद अगर कोई चीज़ लिखी है तो मैं बता सकता हूँ कि अच्छा मैंने उसके फ़ायदे में ये बात की थी, उसके नुकसान में ये बात की थी, और ओवरऑल मुझे लगता है कि फ़ायदा ज़्यादा है नुकसान की निस्बत। अब देखो, जैसे मैं उर्दू में ऐसे बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी सिमिलरली वी हैव टू स्पीक लाइक दैट। जस्ट इट सीम्स लाइक इट्स अ नेचुरल थिंग, इट्स कमिंग फ्रॉम यू, not from someone else's brain, and the way you are using gesture and the way you are utilizing your confidence, that really puts you in the good position.
Now, starting from the question 3, as you can see, what was your reaction when you were writing this essay? So there is a sample answer that I've written. I mean, it's just a sample one. It's not related to anything. ये किसी स्टूडेंट के स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड है. आपका जो भी टॉपिक है आप उससे इसको थोड़ा सा रिलेट करके अपना आंसर दे सकते हो कि जी आई फेल्ट क्वाइट कंफर्टेबल वाइल राइटिंग इट बिकॉज आई हैड सिमिलर टॉपिक्स इन द न्यूज़पेपर. आई हैड रेड सिमिलर टॉपिक्स इन द न्यूज़पेपर एंड प्रैक्टिस देम ड्यूरिंग IELTS प्रेप, सो इट फेल्ट फेमिलियर टू मी. ऐसे भी कह सकते हो कि पहले आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर IELTS एंड आई वेंट थ्रू इट. या फिर since I am preparing for the language tests and I'm thinking about them for quite a while now, and I have read different essays and different sample responses of IELTS, PT and the Oxford, so I did have sort of an idea and I knew. So your reaction was not overwhelming because you were comfortable with it. Basically ये question इस चीज़ को आंसर कर रहा है कि आप वहाँ पर जो है वो comfortable situation में थे, आप ओवरवेलम नहीं थे, आपको डर नहीं लग रहा था, आपको ये नहीं था कि समझ नहीं आ रहा मैंने क्या लिखना है. यू न्यू व्हाट टू राइट अबाउट बिकॉज यू हैव डन अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन बिफोर. Would you like to add anything else? This is an important question and I think many people just get stuck in there and they don't say that yes I could have written anything else. They go for an easier answer कि नहीं जो था वो मैंने लिख दिया, उसमें हर्ज कोई नहीं है. अगर आपको नहीं समझ आ रहा, देखो आपने शोकेस अपनी इंग्लिश को करना है, तो अगर आप वो वाली चीज़ भी अच्छे इंग्लिश में प्रॉपर तरीके से बता देते हो कि आई बिलीव आई कवर्ड एवरीथिंग दैट I could in that essay and there isn't anything I could have added, and I think the time that I had, the time constraint that I had, I just completed it in a decent manner, so there isn't anything else I could have added. That is also fine because you are showcasing your English and you are referring to the words or the sentence structure which showcases that you are good into it. But if let's say you just simply say no, I covered everything, that is too short answer and that just shows that you are going for an easier option. आपने easier choice की तरफ नहीं जाना, आपने उस choice की तरफ जाना जो आपकी English को represent करे. जैसे यहाँ पर है yes I want to say that it is important topic especially now when many small malls are closing, it affects people's daily life and local businesses. तो चूँकि ये मॉल से रिलेटेड है तो उसने कह दिया. एक जो बड़ा खूबसूरत आंसर इसमें हो सकता है ना, आप अपने उस ऐसे में जो भी था उसमें कोई ऐसी एग्जाम्पल सोच लो जो आपको लगता है कि इससे रेलिवेंट हो सकती है और बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है जो कि बाद में भी सोची जा सकती है. आपने जब ऐसे लिख दिया उसके बाद भी सोची जा सकती है, तो आप बाद में बड़े आराम से ऐड कर सकते हो कि this was an example which came to me later on and I was thinking I should have added it because it could improve my writing overall or it could have supported my point in that. So उस example का जिक्र कर दो, उसके बारे में बात कर लो, तो एक बहुत अच्छा positive impact पड़ जाएगा. Now the next is if you were given a second chance to write another essay, what would you write about? अगर आपका कोई भी पसंद का टॉपिक आप उसमें बात कर सकते हो, जो टॉपिक आया था उससे रिलेटेड बात कर सकते हो. मिसाल के तौर पे ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस इन पर्सन शॉपिंग, मैं उसके ऊपर बात कर सकता था, मुझे क्योंकि पसंद है, या फिर मेरी फील्ड जो है वो एजुकेशन है. सो आई कुड हैव राइट इफ़ आई वर टू चूज अ टॉपिक आई वुड हैव चोजन इट फ्रॉम the education field because I can write more on that. I have more ideas on that. So it goes like this. How long did it take to prepare the essay? It's a very simple question. Around 5 to 10 minutes. I already had some ideas in mind before. Yeah, but you can say I did my mind mapping for the 5 minutes and then in the next 10 minutes I just wrote it down and then I just proofread it for a few minutes and submitted it. Did you face any problems while writing? Not really. The topic was familiar and I hit enough points. This can be answered this way, or you can say opposite to that. Yes, the time constraint was a problematic for me. I think I could not manage it really well. I mean, you can be honest, right? इसमें प्रॉब्लम नहीं है. हमें लगता है कि हमने ये शो करना है कि वी वर लाइक परफेक्ट थिंग, वी हैड नो प्रॉब्लम ड्यूरिंग दैट टेस्ट. लाइक अगर हमने ये बता दिया तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा. नेगेटिव इम्पैक्ट तब जाता है जब आपने इसको ऐसे बताया कि आपने इसको याद किया हुआ है. ये बात पता नहीं समझ क्यों नहीं आती स्टूडेंट्स को. ये बहुत एक कीन सा पॉइंट है. इट्स नॉट अबाउट कि ही इज़ गोइंग टू द एग्जामिनर इज़ गोइंग टू डिसएग्री विद योर ओपिनियन. इट डजंट रियली मैटर. They are just assessing your fluency, your pronunciation, your choice of words, your ideas, the way you are communicating them, the confidence. These are the things which would matter. Acha, which was easier, the presentation or the essay? It's easier. Always go for an essay part क्योंकि ऐसे में सोचने का टाइम मिल जाता है और प्रेजेंटेशन के अंदर आपको थोड़ा सा कम टाइम मिलता है, 15 मिनट में प्रिपेयर करना होता है. तो आप ये कह सकते हो कि इन ऐसे बिकॉज आई वॉज राइटिंग इट एंड आई वॉज रीडिंग इट और मैं उसको करेक्ट कर रहा था. बट प्रेजेंटेशन में चूँकि मुझे एडहॉक बोलना पड़ रहा है, आई एम अनेबल टू
improve it as I am going through it. So for me, it's easier that I should go for me essay was a bit easier as compared to the presentation. Where did you get your ideas of the essay? Mostly from my own reading newspapers. This is an again question which has been asked many times कि आपको ideas कहाँ से आया, आपने prepare कैसे किया. तो अब आप बता सकते हो कि जी मैं एक avid reader हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ blogs और इस तरह के different articles. ख़ास तौर पे इस topic से related मैंने recently ही कुछ पढ़ा था और मेरे जितने भी ideas थे majorly वो इसमें से थे. Then the question number 10 is, does your family agree with your ideas in this essay? I don't think that's like it's an important question. I mean it's an average. इतना कोई ख़ास नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको ज़रूर आंसर करो. आप बता सकते हो, मतलब ये उस तरह के टॉपिक्स में आ सकता है जो थोड़े से ज़्यादा कंट्रोवर्शियल या थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक्स हैं. लेकिन अगर कोई लेट्स शॉपिंग के रिलेटेड है या फिर इस तरह से, तो आई डोंट थिंक दैट क्वेश्चन रियली weighs that much. Then did you face any other problem while writing the essay? Just a small issue. I type a bit slow, so that took time, but otherwise it was okay. I think that's fair enough reason. A lot of us do not have a good typing speed क्योंकि हम उसको रोज़मर्रा में इस्तेमाल नहीं कर रहे होते. तो you can say that. And then what aspect of your essay do you like the most? I like how we give real examples, like how my local. I think in this, the best super cool answer would be that I really like the way I balanced out both the sides, because I just told you most of the time the questions are going to be about both the sides, advantages and disadvantages, pros and cons. So a decent, a good essay is always that which balances out both of the opinions, both of the things, with an example and with an explanation. So this is something that you can be proud of, and you can say that I really like the way I just balance it out and I gave example of both sides and I gave points to the both sides. And then there is this what aspect of your essay do you like the most? This is, boys and girls, very important question for any type of topic, not necessarily controversial, anything. For any topic, this is an important question. What was the most aspect of essay you like the most? You have to pick one thing and you have to highlight it. It could be one example that you quoted. It could be one point that you highlighted. It could be the balancing thing. It could be some new information that you stumbled across a few days back that you put in your essay. So this is how you need to highlight it. कि मेरे essay के अंदर मेरी जो वो एग्जाम्पल थी जिसने उसको सपोर्ट किया, मेरे लिए वो जो था एक सबसे बेहतरीन एस्पेक्ट था, और यू नो I really like it. What was the most challenging aspect writing your essay? Again, this is an important question. Both of these, the 12 and 13, are important questions. The hardest part was explaining both the positive and the negative sides clearly within a short time. Of course, balancing out was the hardest part. Thinking examples and the points from both sides was the hardest part for me because I was inclined towards one side more. This is how you can highlight it. How long did it take you to think about the topic and write the essay? I spent 5 to 10 minutes planning. ये वही चीज़ है जो पहले भी आया था, उसी को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से फ्रेज किया गया. आंसर सेम ही आएगा इसके अंदर. डिड यू हैव एनी प्रीवियस नॉलेज अबाउट द टॉपिक? ये भी पहले पूछा गया. उसने पूछा था कि आपके पास मतलब वो आपका रिएक्शन क्या था, तो उसमें भी समहाउ हम थोड़ा सा ये इंक्लूड किया हुआ था. तो और इसके अंदर भी यही आ जाएगा. और फिर हाउ डिड यू राइट दिस एसे सो फास्ट? आई थिंक दिस इज़ अगर उसने ऊपर वाला क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि क्या चैलेंजिंग एस्पेक्ट था और आपने उसमें बता दिया कि राइटिंग टाइपिंग वो चैलेंजिंग एस्पेक्ट, तो वो नहीं पूछेंगे. लेकिन अगर आपने पीछे कहीं मेंशन किया है कि आपने टाइम कम में कर लिया, जैसे उसने टाइम मैनेजमेंट में पूछा और आपने कह दिया कि आपने 10 मिनट में कंप्लीट कर लिया था, उसको प्लान करके सब लिख दिया था, तो फिर प्रोबेबली वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो उसके अंदर फिर आपका आंसर ये नहीं होगा कि माई टाइपिंग स्पीड इज स्लो. फिर आप कहोगे कि आई रेगुलरली डू द टाइपिंग एक्सरसाइजेज. आई हैव डन अ लॉट ऑफ असाइनमेंट्स फॉर माई कॉलेज और यूनिवर्सिटी एंड आई एम वेल इक्विप्ड विद द टाइपिंग विद कंप्यूटर. माई टाइपिंग स्पीड इज गुड and therefore I was able to write it really fast. Or maybe I prepared it for a long time. I've been preparing for this test from the past 15 days and I was actively preparing my typing speed, and that is why I was really good at it. So this is how you can highlight it. So these are the couple of questions which are important and repeatedly asked. So you can prepare your essay, you can take your essay and prepare answers for these questions. And I think that is really going to help you in the third portion of your speaking. And as I've already mentioned, the first, the presentation part, and the image description part, and this combination of all of these should be good.
one part cannot give you a lot of benefit, it's the combination of all these things. तो सारी चीज़ें मिलाकर होलिस्टिकली अगर आपकी स्पीकिंग अच्छी है, उसमें कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसमें अच्छे द वे यू आर एक्सप्लेनिंग थिंग्स इट्स लाइक अंडरस्टैंडेबल और वो समझ आ रही हैं, आपके आइडियाज़ अक्रॉस द टेबल जा रहे हैं एग्जामिनर की तरफ, तो दैट इज़ व्हेन यू विल गेट गुड मार्क्स एंड दैट इज़ व्हेन देयर वोंट बी अ बिग डिफरेंस बिटवीन योर स्पीकिंग एंड योर राइटिंग एंड दैट इज़ व्हेन you will achieve better marks in speaking and you can use that test and you won't get withheld. I really hope that this video was helpful for you. If you have any other question regarding the preparation of these questions or Oxford or LanguageCert or IELTS PT test, you can reach out to us. We will be more than happy to help you in that. Thank you so much for watching the video. I will see you in the next one. Allah Hafiz.